नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। देश के बड़े शहरों में आतंकी हमलों की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए 6 आतंकी। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारियां। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने किसानों को भड़काने का काम किया। उनका किसानों को कहना है कि हरियाणा में या दिल्ली में जाकर जो चाहे वो करो, गैर जिम्मेदाराना बयान है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कल्पल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब के सीएम ने अपने आर्थिक नुकसान से बचने और हरियाणा के आर्थिक नुकसान कराने के लिए ये सब कहा। शिक्षा मंत्री बोले, सब स्पष्ट गया होगा और अब स्पष्ट हो गया है कि पहले सुनील जाखड़ का बयान और अब कैप्टन का बयान हमारी बात को सच साबित कर रहा है कि यह आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। कल्पल गुर्जर बोल रहे, चाहे फसलों के दाम हो और कुछ किसानों का उत्थान करने में सबसे आगे हमारी सरकार है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम कैप्टन के बयान पर दी प्रतिक्रिया। शर्मा बोले, कैप्टन को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। हरियाणा में आंदोलन की वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है। कैप्टन मंत्री ने कहा है कि सोनीपत बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अंदर टोल प्लाजा बंद होने से भी भारी नुकसान हो रहा है। टोल पर काम करने वाले लोगों का रोजगार भी छिन गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर जेपी दलाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। पिछले कई महीने से मैं कहता आ रहा हूं कि आंदोलन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भोले भाले लोगों को आंदोलन के लिए झंडा पकड़ाया गया। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर से किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सांसद नायब सैनी ने कहा है कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है कि एमएसपी खत्म होगी, मंडियां खत्म होगी और किसानों की भूमि पर पूंजीवादियों का कब्जा होगा। सांसद बोले, पंजाब सरकार किसानों की हितैषी है, जो हरियाणा की तर्ज पर 11 फसलों को एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदती है। सैनी बोले, झूठे की राजनीति बंद की जाए और सस्ती लोकप्रियता के लिए राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोलना बंद करें। सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए 11 फसलों पर एमएसपी दी है। बीजेपी पार्टी ही सबसे अच्छी किसान हितैषी पार्टी है। सिरसा में बरसात से खराब हुई नरमा कपास की फसल की गिरदावरी करवाने और पिछले साल खराब फसलों का मुआवजा जारी करने की मांग को लेकर किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिंद के गांव निडाना में 3 दिन पहले गायब हुए किसान का शव उसके खेत से बरामद हुआ। मृतक के पास से शपथ पत्र में लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाले सम्मान दिवस रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इस मौके पर अभय चौटाला बोले, इस रैली के बाद तीसरे मोर्चा के गठन का आगाज किया जाएगा। कहा कि रैली के बाद हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुनर्वास के लिए क्यों इतना वक्त लग गया। सरकार ने मरम्मत के काम का हवाला दिया। कोसली गाय के आईटीबीपी जवान मनोज कुमार हिमाचल में अपनी ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद मनोज कुमार के पिता भी फौज से रिटायर हैं। इनके 3 भाई भी आर्मी में हैं। शहीद मनोज कुमार का मंगलवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शहीद तरुण भरद्वाज के घर पहुंचे। शहीद के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल ने भी शिरकत की। शहीद तरुण भरद्वाज की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम आपका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख के साझेदार होकर दुख को बांट जरूर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि देश तरुण के मां भारती के लिए दिए स्वच्छ बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। गुरुग्राम में मिस्ट्री फीवर की दस्तक के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। पलवल में लगातार मिस्ट्री फीवर का कहर जारी है, जिसे लेकर अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। सीएमओ ने कहा है कि गुरुग्राम में फिलहाल कोई भी मिस्ट्री फीवर का केस नहीं है। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले सामने आए। सीएमओ ने कहा कि आने वाले दिनों में डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम में किसी भी तरह की मौत नहीं हुई है। शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया भिवानी पहुंचे। सामान्य अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
एनएचएम डायरेक्टर ने वैक्सीन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भिवानी में 10 और वैक्सीन सेंटर लगाए जाने की भी बात कही। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने कहा है कि ज़्यादा दूरी के कारण वैक्सीन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही शहरों में वैक्सीन मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से दूर वैक्सीन सेंटर नहीं होंगे। चरखीदादरी में एक डिस्पेंसरी की इमारत खराब हालत में मिली है। इस पर डॉक्टर ने अपनी जान की चिंता जाहिर की। डॉक्टर ने कहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। मरीजों के इलाज से पहले बिल्डिंग के इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि बिल्डिंग के बाद गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स मिलकर जगह जगह पोषण की जानकारी देंगे और कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भिवानी में 48% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आती है। इसके लिए आयरन की टैबलेट भी फ्री में बांटी गई। अभियान के दौरान हर गांव में जाकर कुपोषण को लेकर जागरूक किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक देश के कुपोषण बच्चों का प्रतिशत 38 से घटाकर 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रपति सचिवालय, हरियाणा साहित्य अकादमी के डॉक्टर राकेश बी दुबे और हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में भारत की आजादी में साहित्यकारों के योगदान के विषय पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति सचिवालय डॉक्टर राकेश बी दुबे विशेष कार्य अधिकारी ने कहा है कि हरियाणा से हिंदी का गहरा संबंध है। कई महान साहित्यकार हरियाणा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी को लेकर क्रांतिकारियों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय में शुभारंभ किया गया। विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। विद्यालय के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य अशोक द्विवेदी, वेद प्रायण और काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व अध्यक्ष ने विद्यालय का दीप जलाकर और मंत्रोच्चारण कर शुभारंभ किया। संस्कृत विद्या को एक बार फिर से फरीदाबाद में स्वरूप लौटाने के लिए संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया गया है। विद्यालय का संचालन वैदिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष रह चुके आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे, साथ ही संस्कृत तो विलुप्त की कगार पर है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमें अपनी सही उद्देश्य और सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। इसीलिए संस्कृत ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नूह के 4 साल के स्कूल भवन टूटने के बाद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर छात्रों के लिए अब जल्द ही 2 मंजिल आलीशान स्कूल भवन का निर्माण शुरू हो सकता है। मामला अब शिक्षा मंत्री के दरबार में पहुंच चुका है। नूह दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर को निपगांव कस्बे के लोगों ने समस्या को दूर करने की मांग के लिए पत्र सौंपा है। शिक्षा मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि विभागों ने स्कूल निर्माण के लिए पैसे भेजे हैं, लेकिन एक बार राशि भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन भवन के हिसाब से वो राशि कम है, इसलिए दोबारा से फाइल चंडीगढ़ भेजी गई है और 3 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई। गोहाना में कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रबंधनों को लेकर गोहाना के एसडीएम ने अधिकारी और डीईओ और प्रिंसिपल के साथ बैठक की। बैठक में स्कूलों में बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के उपाय पर चर्चा की गई है। साथ ही ई लर्निंग और ईपीटीएम एप्लीकेशन के बारे में भी अवगत कराया गया। स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर भी जोर दिया। गोहाना में स्कूलों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना है, बच्चों का सिलेबस टाइम पर पूरा हो, बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने चर्चा की। करनाल के गांव कलहेड़ी में यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर 4 छात्रों का 1 साल बर्बाद करने का आरोप लगा है। छात्रों के पिता की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मामला दर्ज किया। छात्र के पिता का आरोप है कि जबरन फीस वसूलने के लिए स्कूल प्रबंधन ने उसके बच्चों की एसएलसी नहीं दी है, जिसकी वजह से छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ और 1 साल खराब हो गया।
खंड शिक्षा अधिकारी के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। स्कूल के निदेशक का कहना है कि जब एसएलसी की अर्जी दी गई तब तक सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन हो चुका था। छात्र ने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की है। फीस के बाद एसएलसी देने की बात कही थी। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी की छात्रा का चयन इसरो ने किया है। छात्रा 10 भाग्यशाली छात्रों में से एक है जिन्हें देश भर से इसरो ने अपने साथ के लिए चयनित किया। छात्रा 1 साल तक इसरो में और इसी डिग्री के दूसरे साल की पढ़ाई नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टेवेंटी आईटीसी से करेगी। छात्रा शिवांशी कोसली के गांव खुशापुर की रहने वाली। कैथल में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर रोष जताया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पंजाब में रोडवेज के अंदर लगभग 90% कर्मचारी कच्चे हैं और वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हरियाणा के रोडवेज अब उनके समर्थन में आ गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। गोरंडे में सीआईए असंध की टीम ने रिफाइनरी रोड पर गांव बेगमपुर के पास चल रहे एथनॉल चोरी के खेल का खुलासा किया। मौके से टैंकर, पिकअप गाड़ी और 11 ड्रम बरामद किए। पुलिस टीम ने मामले में 2 लोगों को काबू करते हुए 34,000 लीटर एथनॉल का और 1 टैंक और 11 ड्रम और भरा हुआ 2400 लीटर एथनॉल बरामद किए। पानीपत की पुरानी खादी कॉलोनी के रिटायर्ड टीचर के साथ ठगी का मामला सामने आया। ठग ने खुद को पानीपत के मॉडल टाउन थाने का एसएचओ और रिटायर्ड टीचर का जानकार बताते हुए 2,63,000 रुपये की ठगी की। रिटायर्ड टीचर ने बताया कि वो सिविल अस्पताल में दवाई लेने आए थे, जहां पर एक शख्स ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और ठग कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस बैंक और सिविल अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया गया। यमुनानगर के कैलेसर नेशनल पार्क से निकलकर हाथी, आपको बता दें कि यमुनानगर साहिब नेशनल हाईवे पर थोड़ी देर बाद हाथी खुद से सड़क से जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। हाथी के जाने के बाद ही हाईवे से जाम खुला। यमुनानगर के एल्सर नेशनल पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल है। यह हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच फैला हुआ है। जंगल का क्षेत्रफल करीब 11,570 एकड़ में है। फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के घर पहुंचे और बुके भेंट किया। जुलाना में 13 से 15 सितंबर तक वैक्सीनेशन का मेगा कैंप लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं पहुंचाई गई वैक्सीनेशन की डोज। मेगा वैक्सीनेशन कैंप पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों को वैक्सीन लगाने बिना ही वापस घर लौटना पड़ा, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,487 नए मामले सामने आए। 37,000 से भी ज्यादा रिकवरी हुई। 281 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,530 नए मामले सामने। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस सामने। एक दिन में 129 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए केस सामने। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहे कोरोना। पिछले 24 घंटे में 17 नए केस सामने। एक दिन में 20 मरीज की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 300 से ज्यादा। देश में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आबादी के हिसाब से देश की करीब 44% आबादी को कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। करीब 14% को दोनों डोज लग चुकी है। 18 साल से ऊपर की आबादी के हिसाब से 54 करोड़ में से 60% आबादी को कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। करीब 19% को दोनों डोज मिल चुकी है। डबवाली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डेंगू के बढ़ते कहर से लोगों में भय का माहौल। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से टीमें लार्वा जांच के लिए मैदान में उतार दी। नए मामले सामने आने के बाद सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने डबवाली में 7 नए सैंपल लिए,
जांच लैब के लिए भेजे गए और 2 जगह लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया गया। कोरोना के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ा दी है। फतेहाबाद में अब तक डेंगू के 10 नए मामले सामने आए। डेंगू के मामले सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि 10 में से 6 मामले एक ही महीने में आए हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी हालत नियंत्रण में है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास जहां भी पानी ठहरा हो उसे निकालने का प्रबंध करें। घर में ऐसी कोई भी जगह ना छोड़े जहां पर पानी का ठहराव हो सके। फरीदाबाद में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल डेंगू में 27 डेंगू के मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। वही सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे फरीदाबाद को 4 जोन में बांट दिया गया, जहां 10-10 लोगों की टीम भेजी गई। डेंगू से बचने के लिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। इसी कड़ी में 800 लोगों के चालान भी काटे गए। पलवल के गांव चिली में रहस्यमय बुखार को लेकर डॉक्टर विनय गुप्ता का कहना है कि अभी तक फरीदाबाद में ऐसे कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन हम तैयारियों में जुट गए हैं, तमाम जरूरी कदम उठा रहे हैं। टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया। फर्जी पता बताकर दर्जन लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया। टोहाना में डीएसपी ने इस मामले की पुष्टि की है। 3 दर्जन से अधिक लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनाया। एसआईटी मामले की जांच में जुटी। पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट 1 साल पहले बनाए गए थे। पासपोर्ट का री-वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डीएसपी ने बताया कि दर्जन व्यक्ति जो टोहाना क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, उनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई है। आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पलवल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल हाथ में लेते ही पूरा डेटा अपने आप उड़ा देता है। परिजनों ने चिंता जताई। छात्र ने पिता का कहना है कि आगे चलकर उनके बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कहीं ऐसा होना उसके भविष्य ना खराब हो जाए। कोरोना काल के दौरान छात्र की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राज महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत में आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। ग्रेनेड से लेकर युद्ध पोत अब यहां पर ही बन रहे हैं।